नमस्कार, मेरा नाम कमला देवी है। कृपया मेरी यह अविश्वसनीय कहानी सुनिए। मेरे पति के निधन को 10 साल हो चुके थे और मैं दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर अकेली रहती थी। मेरा बेटा अमित, बहू अंजलि और 8 साल का पोता अमन, यही मेरा पूरा संसार था। 24 अक्टूबर 2024, वह भी एक सामान्य गुरुवार का दिन था। मैं सुबह जल्दी उठी, दाल और सब्जी बनाई और खिड़की से बाहर के मौसम को देखते हुए गर्म चाय पी। हल्की ठंडक भरी सुबह में पत्तियां वो हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में वह शांति राख में बदल जाएगी। दोपहर से शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी शाम तक तेज़ बारिश में बदल गई। मैं बारिश की आवाज़ सुनते हुए कद्दू का हलवा बना रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरी बहू अंजलि अमन को लेकर आई थी। अंजलि 36 साल की एक तेज़ तर्रार करियर वाली महिला थी। वह एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग टीम लीडर के तौर पर काम करती थी और मेरे बेटे से भी ज़्यादा कमाती थी। शुरू में मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व था, लेकिन हाल ही में मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। सास के प्रति उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था और कभी कभी उसकी ठंडी निगाहें मेरे दिल को दहला देती थीं। अमन दादी माँ को देखकर दौड़ा और गले लग गया। बच्चे की गर्माहट ने मेरा मन पिघला दिया। मैंने बड़े प्यार से बनाया कद्दू का हलवा परोसा। मैंने उसमें अमन के पसंदीदा मेवे और इलायची भी डाली थी। अंजलि अपने फ़ोन में लगी हुई थी और परेशान लग रही थी। उसने कहा कि कंपनी में कुछ ज़रूरी काम है और वह पहले जा रही है। फिर उसने कुछ अजीब बात कही। उसने कहा कि उसे आजकल गैस की गंध आ रही है, इसलिए मुझे जांच करानी चाहिए। मुझे तो ऐसी कोई गंध नहीं आई थी। उसने बताया कि उसने खबरों में गैस दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ा था और मुझे बहुत सावधान रहने की सलाह देकर चली गई। उस समय मैंने इसे बस बहू की चिंता समझा, लेकिन अब सोचती हूँ तो शायद ये कोई चेतावनी नहीं, बल्कि अपना अलीबी बनाने के लिए एक नाटक था। अमन और मैंने कद्दू का हलवा खाते हुए ढेर सारी बातें की। स्कूल की बातें, दोस्तों के साथ खेलने की कहानियाँ, पिकनिक की योजनाएं। बच्चे की चहचहाट सुनकर मैं बस खुश थी। मैं नहीं जानती थी कि यह साधारण खुशी जल्द ही बिखर जाएगी। रात 9 बजे मैं अमन को उसके घर छोड़कर लौट आई। बारिश और तेज़ हो गई थी और हवा भी चलने लगी थी। मैंने गीले कपड़े बदले, गर्म चाय पी और टीवी देखते देखते सो गई। लेकिन सुबह 5 बजे दरवाजे पर ज़ोरदार खटखटाहट से मेरी नींद टूट गई। पहले तो लगा कि सपना है, लेकिन लगातार हो रही दस्तक से मैं हड़बड़ाकर उठी। बाहर से पंडित शर्मा जी की घबराई हुई आवाज़ आ रही थी, जो नीचे वाली मंजिल पर रहते थे। पंडित शर्मा जी अड्डा 68 साल के एक रिटायर्ड समुदाय के बड्डीधीर थे और हमेशा मुझे अपने पिता की तरह प्यार देते थे। पति के निधन के बाद उन्होंने मेरा और भी ज़्यादा ध्यान रखा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे मायके के पिता जिंदा हैं। पंडित जी की आवाज़ इतनी घबराई हुई और कांपती हुई मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। दरवाज़ा खोलते ही पंडित जी बारिश में भीगे हुए खड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि समय नहीं है और मुझे अभी तुरंत बाहर निकलना होगा। मैं बिना कुछ समझे अपनी नाइट गाउन में उनके पीछे खींचती हुई बाहर निकली। सीढ़ियाँ उतरते हुए पंडित जी का हाथ बुरी तरह काँप रहा था और उनकी सांसों की तेज़ आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। इमारत से बाहर निकलते ही पंडित जी मुझे सड़क के उस पार खींच ले गए। ठंडी बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं और मेरी नाइट गाउन पल भर में भीग गई। पंडित जी ने अपनी जैकेट उतारकर मेरे कंधों पर डाल दी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उनके होंठ नीले पड़ गए थे। उन्होंने बार बार कहा कि मैं बिल्कुल वापस न जाऊं और मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। ठीक उसी पल एक कान फाड़ देने वाले धमाके ने सुबह की खामोशी को चीर दिया। मैं जिस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहती थी, वहाँ से आग की लपटें उठीं और शीशे के टुकड़े बिखर कर चारों तरफ फैल गए। नारंगी रंग की आग काले धुएं के साथ आकाश में उठ रही थी और उसकी गर्मी सड़क के उस पार तक महसूस हो रही थी। मेरे पैरों में जान नहीं रही और मैं वहीं बैठ गई जहाँ मैं अभी तक सो रही थी। मेरे जीवन की सारी यादें समाई हुई थीं। वह घर जल रहा था। पति के साथ रहे फर्नीचर, बेटे की बचपन की एल्बम, पोते द्वारा बनाए गए चित्र, सब कुछ आग की लपटों में समा रहा था। पंडित जी ने मुझे कसकर गले लगा लिया। उनके सीने में उनका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उन्होंने बार बार कहा कि शुक्र है कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन उनकी आवाज़ में राहत से ज़्यादा डर झलक रहा था।
कुछ ही देर में सायरन की तेज़ आवाज़ के साथ दमकल की गाड़ियां हों पहुंच गईं। लाल बत्तियां अंधेरे को चीरती हुई चमक रही थीं और दमकल कर्मी लंबी नली खींचते हुए दौड़े। लेकिन तब तक मेरा घर इतना जल चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। पुलिस भी आ गई और इलाके को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। एक पुलिसकर्मी हमारे पास आया और हमें एक सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। पंडित जी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और कुछ कहने को होंठ खोले, पर कुछ कह न सके। हम पास के सामुदायिक केंद्र पहुंचे, जिसे अस्थायी आश्रय बनाया गया था। मुझे एक गर्म कंबल मिला, लेकिन ठंड से ज़्यादा सदमे के कारण मेरा कांपना बंद नहीं हुआ। पंडित जी मेरे बगल में बैठे और धीरे से बोले, यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, तुम्हें सावधान रहना होगा। इससे पहले कि मैं उनकी बात का मतलब समझ पाती, मेरा बेटा अमित भागता हुआ आया। मुझे देखते ही उसने गले लगा लिया और पूछा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अंजलि नहीं आई। अमित का यह कहना कि वह अमन के पास घर पर है, मुझे कुछ अटपटा लगा। पंडित जी ने अमित को धीरे से बुलाया और कोने में कुछ गंभीर बातें की। अमित का चेहरा धीरे धीरे स्काहत हो गया और उसने अब विश्वास से सिर हिलाया। पंडित जी ने मुझे एक छोटा कागज़ का टुकड़ा दिया और कहा कि यह एक विश्वसनीय वकील का संपर्क नंबर है, और उन्होंने बार बार कहा कि हर बात में सावधानी बरतनी है। सुबह की ठंडी हवा में मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। ये आगे आने वाले चौंकाने वाले सच और धोखे की कड़ी का और उस बड़ी साजिश का पहला अध्याय था जिससे मुझे लड़ना था। मेरा शांत जीवन उसी पल से बिखरना शुरू हुआ था, और मैं अभी भी नहीं जानती थी कि यह सब एक सोची समझी हत्या की कोशिश थी। धमाके के अगले दिन सुबह मैं अमित के घर में जागी। कुछ देर के लिए लगा कि यह एक सपना था, लेकिन अपरिचित छत देखते ही मुझे कल की भयानक यादें ताज़ा हो गईं। मेरे जीवन का आधार एक पल में राख हो गया था, ये सच था। लिविंग रूम में गई तो अमित गंभीर चेहरे से फ़ोन पर बात कर रहा था। वह पुलिस स्टेशन में जानकारी ले रहा था और उसकी आवाज़ में घबराहट थी। फ़ोन रखने के बाद अमित का चेहरा पीला पड़ गया था। अमित ने मुझे एक अविश्वसनीय खबर दी। पंडित शर्मा जी गायब हो गए थे। उन्होंने कल मुझे सुरक्षित निकालने के बाद अपने घर नहीं लौटे थे, और उनकी पत्नी को भी उनके ठिकाने का पता नहीं था। उनका फ़ोन बंद था और कोई नहीं जानता था कि पंडित जी कहाँ गए थे। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। पंडित जी की कल की बातें मेरे दिमाग में कौंध गईं। उनकी कांपती हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी जब उन्होंने कहा था कि ये कोई दुर्घटना नहीं है और मुझे सावधान रहना होगा। पंडित जी निश्चित रूप से कुछ जानते थे। अंजलि रसोई में सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। वह हमेशा की तरह विनम्र थी, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने पंडित जी की बात छेड़ी तो मैंने देखा कि अंजलि का हाथ एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर वह ऐसे ही बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस दोपहर पुलिस आई। आग लगने के कारण की जांच के बाद गैस रिसाव के कारण हुए धमाके की बात बताई गई। कहा गया कि पुराने गैस पाइपलाइन से रिसाव हुआ था और किसी चिंगारी से यह विस्फोट हो गया। मैंने पुलिस को पंडित शर्मा जी की पूर्व जानकारी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे महज एक इत्तेफाक मानकर हल्के में ले लिया। परंतु मैं जानती थी यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। पंडित शर्मा जी का लापता होना ही इस बात का प्रमाण था। किसी ने मुझे जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और पंडित शर्मा जी ने यह पहले ही भांप लिया था और मुझे बचा लिया। कई दिन बीत गए, लेकिन पंडित शर्मा जी का कोई सुराग नहीं मिला। उनकी पत्नी हर दिन रोते रोते बेसुध हो जाती थीं और मंदिर के सभी भक्त भी सदमे में थे। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज की, पर जांच में कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई। फिर अजीबोगरीब अफवाहें फैलने लगीं, यह कि हमारे इलाके को पुनर्विकास क्षेत्र घोषित किया जाने वाला है। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ महीने पहले से निर्माण कंपनी के लोग घूम घूम कर घर बेचने का दबाव बना रहे थे, लेकिन ज़्यादातर निवासियों ने इनकार कर दिया था, और ख़ास तौर पर मैं और पंडित शर्मा जी ने तो कड़ा विरोध किया था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पुनर्विकास, गैस विस्फोट, पंडित शर्मा जी का लापता होना, ये सब एक ही कड़ी से जुड़ा लग रहा था। क्या किसी ने पुनर्विकास के लिए निवासियों को भगाने की कोशिश की होगी? और क्या उन्होंने मुझे और पंडित शर्मा जी को निशाना बनाया होगा क्योंकि हम सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे? मैंने अमित को अपनी शंकाएं बताईं, लेकिन उसने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं शायद ज़्यादा संवेदनशील हो रही हूँ। फिर भी मैं हार नहीं मान सकती थी। जैसे पंडित शर्मा जी ने मुझे
बचाया था, वैसे ही अब मुझे सच्चाई का पता लगाना था। उस रात मुझे नींद नहीं आई और मैं करवटें बदलती रही। फिर मैं हॉल में आ गई, पानी पीने रसोई की ओर जा रही थी कि मुझे अंजलि की बालकनी से फ़ोन पर बात करने की आवाज़ सुनाई दी। रात के 2 बजे से ज़्यादा हो चुके थे। वह किससे बात कर रही थी? वह धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, लेकिन जब हवा थोड़ी देर के लिए रुकी तो मुझे कुछ शब्द सुनाई दिए। पुनर्विकास मुआवजा। और आश्चर्यजनक रूप से, पंडित जी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। क्या अंजलि इस मामले से जुड़ी हुई थी? मैंने दबे पांव वापस कमरे में आ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मेरा दिमाग उधेड़-बुन में था। यह सोचकर मेरा दिल टूट रहा था कि मेरी बहू, जिसे मैंने इतना प्यार और दुलार दिया था, वह भी इस मामले में शामिल हो सकती है। अगली सुबह मैं पंडित शर्मा जी के घर गई। उनकी पत्नी ने उदास चेहरे के साथ मेरा स्वागत किया। हॉल की मेज़ पर पंडित शर्मा जी की तस्वीर रखी थी और उसके बगल में उनकी गीता और चश्मा वैसा ही रखा था। उनकी पत्नी से बात करते करते मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। पंडित शर्मा जी के लापता होने से कुछ दिन पहले से ही वे अजीब व्यवहार कर रहे थे। हर रात वे कुछ लिखते रहते थे और महत्वपूर्ण कागजात कहीं छिपाते रहते थे, और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो एक ख़ास जगह पर देखना। मैं उनकी पत्नी के साथ पंडित शर्मा जी के अध्ययन कक्ष में गई। किताबों की अलमारी के पीछे एक छोटी तिजोरी छिपी हुई थी। उनकी पत्नी द्वारा बताए गए गुप्त नंबर से तिजोरी खोलने पर उसमें दस्तावेज़ों का एक मोटा बंडल, एक डायरी और एक यूएसबी ड्राइव मिली। डायरी खोलने पर पंडित शर्मा जी की छोटी छोटी लिखावट में सब कुछ भरा हुआ था। पुनर्विकास प्रक्रिया में हुई अवैधताओं, निर्माण कंपनी और नगर निगम के अधिकारियों के बीच सांठगांठ और निवासियों को धमकाने और फुसलाने के तरीकों का विस्तार से वर्णन किया गया था। इनमें सबसे चौंकाने वाली जानकारी अंतिम पृष्ठ पर लिखी थी। निर्माण कंपनी ने उच्च शुल्क पर एक ठेकेदार को काम पर रखा था ताकि विरोध करने वाले निवासियों को एक ख़ास तरीके से हटाया जा सके, और उसमें लिखा था कि पहला निशाना मैं और पंडित शर्मा जी थे। मेरे हाथ कांपने लगे और डायरी छूटने ही वाली थी। पंडित शर्मा जी ये सब जानते थे, इसलिए उस सुबह उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने के लिए आए थे, और क्योंकि वे जानते थे कि वे भी खतरे में हैं, इसलिए उन्होंने खुद को छिपा लिया होगा। कागजात को ध्यान से देखने पर और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुनर्विकास समिति की सूची में जाने पहचाने नाम थे। गांव के मुखिया, चौकीदार और यहाँ तक कि कुछ निवासी भी पहले से ही निर्माण कंपनी से मिले हुए थे। लेकिन एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा। ये निर्माण कंपनी के अधिकारियों और समिति के सदस्यों की एक साथ पार्टी की तस्वीर थी, और उसके एक कोने में एक धुंधला फिर भी परिचित चेहरा दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर आश्चर्यजनक रूप से वह अंजलि से मिलती जुलती एक महिला थी। नहीं, वह केवल मिलती जुलती नहीं थी, वह निश्चित रूप से अंजलि थी। यह मेरी बहू की तस्वीर थी, जो निर्माण कंपनी के लोगों के साथ थी। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी जो सिर्फ 2 महीने पहले की थी। मेरा दिमाग शून्य हो गया। अंजलि वहाँ क्यों थी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या वह वास्तव में इस पूरी साजिश में शामिल थी? मैंने उनकी पत्नी से अनुमति मांगी और कागजातों की प्रतियां बनवाईं। मैंने यूएसबी ड्राइव की भी एक कॉपी बनाई। मूल प्रति सुरक्षा के लिए उनकी पत्नी ने कहीं और रखने का फैसला किया। मैं प्रतियां लेकर अमित के घर लौट आई। घर पहुंचते ही अंजलि दरवाजे पर जूते पहन रही थी। उसने कहा कि उसे कंपनी में एक ज़रूरी काम है और वो बाहर जा रही है। सप्ताह के बीच में अचानक उसका बाहर जाना अजीब था, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं कुछ नहीं जानती। अंजलि के जाने के बाद मैंने अमित को बुलाया और उसे वे सब कुछ दिखाया जो मुझे मिला था। अमित ने पहले तो अविश्वसनीयता से देखा, लेकिन जैसे जैसे उसने एक एक सबूत को देखा, उसका चेहरा गंभीर होता गया। खासकर अंजलि की तस्वीर देखकर वह कुछ बोल नहीं पाया। अमित ने कांपते हुए आवाज़ में पूछा, क्या अंजलि वास्तव में इसमें शामिल है? क्या उसने माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की? मैं जवाब नहीं दे पाई। मेरे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में मुझे पहले से ही जवाब पता था। उस रात अमित और अंजलि के बीच गंभीर बातचीत हुई। मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन कभी कभी आने वाली आवाज़ों से मैं माहौल का अंदाज़ा लगा सकती थी। अंजलि ने सब कुछ से इनकार किया। उसने दावा किया कि वह तस्वीर कंपनी के काम के सिलसिले में एक कार्यक्रम में ली गई थी। उसका पुनर्विकास या विस्फोट दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं था।
लेकिन अमित अब अंजलि पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पा रहा था। पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ने लगी थी और मुझे एक अशुभ पूर्व सूचना हुई कि यह दरार समय के साथ और गहरी होती जाएगी। कुछ दिनों बाद एक दुखद खबर आई। पंडित शर्मा जी का शव मिल गया था। यमुना नदी के निचले हिस्से में मिला शव काफ़ी सड़ा हुआ था, लेकिन डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि वह पंडित शर्मा जी ही थे। पुलिस ने आत्महत्या का अनुमान लगाया, लेकिन मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती थी। पंडित शर्मा जी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते थे। पंडित शर्मा जी का अंतिम संस्कार बारिश वाले दिन हुआ। मंदिर पंडित जी को श्रद्धांजलि देने वाले भक्तों से भरा हुआ था और उनकी पत्नी दुख सहन न कर पाने के कारण कई बार बेहोश हो गई। मैंने पंडित शर्मा जी की तस्वीर को देखते हुए मन ही मन शपथ ली कि मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी और पंडित जी की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अंतिम संस्कार के बाद एक अप्रत्याशित व्यक्ति मुझसे मिलने आया। वे वकील चौधरी जी थे, जो पंडित जी के सेना के साथी थे। 60 के दशक के मध्य के एक सभ्य सज्जन ने कहा कि पंडित जी ने जीवित रहते हुए उनसे मिलकर एक अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो मुझे मदद करें। वकील चौधरी जी ने मुझे एक शांत चाय की दुकान पर ले गए और एक लिफाफा मुझे सौंप दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जी ने इसे उनके पास रखा था। लिफाफा खोलने पर उसमें चौंकाने वाली सामग्री थी। पहला एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। यह निर्माण कंपनी के प्रबंधक और नगर निगम के पुनर्विकास प्रभारी अधिकारी के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। वे खुले तौर पर रिश्वत की रकम पर बातचीत कर रहे थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि विरोध करने वाले निवासियों को कैसे हटाया जाए। ख़ास तौर पर एक हिस्सा था जहां उन्होंने मुझे और पंडित शर्मा जी को बाधा बताया और कहा कि विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। दूसरा बैंक लेन देन का विवरण था। यह निर्माण कंपनी से ठेकेदार को बड़ी रकम के हस्तांतरण का रिकॉर्ड था और यह ठीक मेरे घर में विस्फोट होने से एक हफ्ते पहले का था और ठेकेदार का मालिक अतीत में आगजनी और विस्फोटक से संबंधित आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति था। तीसरा सबसे चौंकाने वाला था। यह अंजलि के खाते में निर्माण कंपनी के अधिकारी से कई बार पैसे जमा होने का रिकॉर्ड था। प्रत्येक 500,000 से 1,000 रुपये तक की बड़ी रकम थी और जमा का समय पुनर्विकास। यही कारण था कि उस परियोजना ने गति पकड़ी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं दस्तावेज ठीक से देख नहीं पा रही थी। मेरी बहू, जिसे मैंने इतना प्यार दिया था, वह वास्तव में इस साजिश में शामिल थी। ये केवल एक संदेह नहीं था, बल्कि यहाँ स्पष्ट प्रमाण थे। पंडित शर्मा जी ने सावधानी से बताया कि ये सबूत कानूनी कार्रवाई के लिए अपर्याप्त थे और हमें और भी पुख्ता सबूत चाहिए थे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हमारा हाल भी अमित के पिता जैसा हो जाए। घर लौटते समय मैं गहरी सोच में डूब गई। क्या मुझे ये सच अमित को बताना चाहिए? क्या मुझे अपने बेटे का घर टूटते हुए देखना चाहिए? लेकिन अगर मैंने सच छुपाया तो क्या मैं अमित के पिता के बलिदान के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी? उस रात मैंने अमित को अलग से बुलाया और सब कुछ बता दिया। मैंने उसे पंडित शर्मा जी से मिले दस्तावेज दिखाए और बताया कि अंजलि ने निर्माण कंपनी से पैसे लिए थे। अमित का चेहरा ऐसा था जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन वह सबूतों से इनकार नहीं कर सका। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी पत्नी, जिसे वह प्यार करता था, अपनी ही माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे लगा कि गुस्से से ज़्यादा उसे विश्वासघात का एहसास हुआ था। जिस पर उसने इतना भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दिया था। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। अगली सुबह अमित ने अंजलि का सामना किया। मैं बगल के कमरे से उनकी बातचीत सुन सकती थी। शुरुआत में अंजलि ने लगातार इनकार किया। उसने दावा किया कि वह पैसा कंपनी के परियोजना संबंधी परामर्श शुल्क के लिए था और पुनर्विकास से इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही अमित ने एक एक करके ठोस सबूत पेश किए, अंजलि की आवाज़ बदलनी शुरू हो गई। आखिरकार वह पलटवार करने लगी। कहने लगी, तो क्या, जो हो गया सो हो गया, मैं भी क्या कर सकती थी? तभी अंजलि ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि निर्माण कंपनी का निदेशक उसके कॉलेज का वरिष्ठ था और उसने उसे एक बड़ी पेशकश की थी। उसने कहा था कि अगर वह अपनी सास को घर छोड़कर जाने के लिए मना लेती है तो उसे एक बड़ी रकम मिलेगी।
अंजलि ने बताया कि उसने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन अमन के भविष्य की शिक्षा के खर्चों के बारे में सोचने पर वह मना नहीं कर पाई। हालांकि अंजलि ने दावा किया कि उसे गैस विस्फोट की योजना के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसने कहा कि उसका इरादा केवल अपनी सास को मनाने का था, न कि उन्हें चोट पहुंचाने का। लेकिन फिर उस रात गैस की गंध का जिक्र करना क्या था? क्या ये सच में महज एक संयोग था? अमित ने कहा कि वह अब अंजलि के साथ नहीं रह सकता। उसने तलाक की मांग की और अमन की हिरासत छोड़ने के लिए भी कहा। अंजलि ने ज़ोरदार विरोध किया। उसने तर्क दिया कि उसने ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, बल्कि ये केवल परिवार के भविष्य के लिए एक निर्णय था। उनकी लड़ाई तेज़ हो गई तो अमन कमरे से निकलकर रोने लगा। बच्चा नहीं जानता था कि उसके माता पिता क्यों लड़ रहे हैं, वह बस डरा हुआ था। उसे देखकर मेरा दिल टूट गया। बड़ों के लालच और विश्वासघात के कारण सबसे ज़्यादा चोट बच्चों को ही पहुंचती है। उस दिन के बाद अंजलि घर छोड़कर चली गई। उसने कहा कि वह अपने माता पिता के घर गई है, लेकिन अफवाहें थीं कि वह वास्तव में उसी निर्माण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के फ्लैट में रह रही थी। अमित ने एक वकील नियुक्त किया और तलाक के मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी, और मैंने पंडित शर्मा जी के साथ मिलकर निर्माण कंपनी पर मुकदमा चलाने की तैयारी की। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं। अमित की कंपनी को एक गुमनाम शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि अमित ने कंपनी के फंड का गबन किया था। बेशक यह सच नहीं था, लेकिन आंतरिक ऑडिट शुरू हो गया और अमित को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। मुझे भी धमकी भरे फ़ोन आने लगे। शुरुआत में वे केवल मौन कॉल थे, लेकिन धीरे धीरे वे स्पष्ट धमकियों में बदल गए। संदेश था कि अगर मैंने पीछे नहीं हटी तो मेरे पोते को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैं डरी हुई थी, लेकिन पीछे नहीं हट सकती थी। मैं अमित के पिता की मौत को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती थी। पंडित शर्मा जी ने कहा कि हम पर हमला हो रहा था। उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनी हम पर दबाव डालना शुरू कर रही थी, लेकिन हमारे पास अभी भी एक छिपा हुआ इक्का था। वह था पंडित शर्मा जी द्वारा छोड़ी गई यूएसबी में मौजूद सामग्री। यूएसबी को फिर से बारीकी से देखने पर उसमें एक विशाल भ्रष्टाचार का पूरा विवरण था, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह केवल एक पुनर्विकास भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि एक बड़ा गिरोह था जिसमें राजनेता भी शामिल थे। सांसद, विधायक और महापौर सभी इस परियोजना से जुड़े थे और अपनी अपनी हिस्सेदारी ले रहे थे। विशेष रूप से चौंकाने वाला एक वीडियो फाइल थी। इसमें निर्माण कंपनी के अध्यक्ष को राजनेताओं को पैसे से भरे लिफाफे सौंपते हुए दिखाया गया था। पंडित शर्मा जी को यह वीडियो कैसे मिला होगा? शायद कोई मुखबिर था। पंडित शर्मा जी ने इस जानकारी को मीडिया में जारी करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अभियोजक और पुलिस पहले से ही उनके साथ मिली भगत कर सकते हैं, इसलिए हमें जनता की शक्ति का सहारा लेना चाहिए। लेकिन यह एक ऐसा विकल्प था जो हमारी सुरक्षा को और भी खतरे में डाल सकता था। मैंने सोच समझकर फैसला किया। मैंने फैसला किया कि पंडित शर्मा जी ने अपनी जान देकर जिस सच्चाई को बचाया था, उसे दुनिया के सामने उजागर करूंगी, भले ही यह खतरनाक था। मैंने सोचा कि न्याय के लिए किसी को तो आगे आना ही होगा, लेकिन उससे पहले एक काम करना था। वह था अमन को एक सुरक्षित जगह पर भेजना। बच्चा इस लड़ाई में नहीं फंसना चाहिए था। अमित ने अमन को राजस्थान में अपने रिश्तेदार के घर भेजा। बच्चा यह नहीं समझ पाया कि उसे अकेले दादी के घर क्यों जाना है, लेकिन जल्द ही लौटने के वादे पर भरोसा करके चला गया। अमन को भेजने के बाद उस रात मैंने अमित के पिता की तस्वीर के सामने प्रार्थना की। मैंने पूछा कि क्या हम जो कर रहे हैं वह सही है और क्या सच्चाई कभी जीत पाएगी। तभी मुझे अचानक पंडित शर्मा जी का एक कथन याद आया, जो वे जीवित रहते हुए अक्सर कहते थे, न्याय एक नदी की तरह बहेगा और सच्चाई एक कभी न सूखने वाले झरने की तरह बहेगी। उस कथन ने मुझे हिम्मत दी। भले ही अब यह अंधकारमय और डरावना लग रहा था, मुझे विश्वास हुआ कि आखिरकार न्याय की जीत होगी। अगली सुबह मैंने पंडित शर्मा जी के साथ आखिरी तैयारी की। हमने सभी दस्तावेज़ों को व्यवस्थित किया और कई समाचार एजेंसियों को एक साथ शिकायत दर्ज करने की योजना बनाई, और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमने एक सुरक्षित ठिकाना भी तैयार कर लिया। लेकिन ठीक हमारे जाने से पहले एक अप्रत्याशित व्यक्ति आया। वह अंजलि थी। वह थकी हारी हालत में आई और घुटनों के बल बैठ गई, और फिर उसने एक चौंकाने वाली कहानी बतानी शुरू की। अंजलि घुटनों के बल बैठकर सिसकने लगी। उसका हमेशा का आत्मविश्वास और गर्व कहीं गायब हो गया था, और केवल एक दयनीय इंसान की छवि बची थी।
मैं उसे न तो उठा पाई और न ही भगा पाई, बस उसे देखती रही। अंजलि ने कांपती आवाज़ में बोलना शुरू किया। उसने अपने के गए कामों के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन कहा कि उसे एक बात बतानी ज़रूरी है। वह पंडित शर्मा जी की मृत्यु के बारे में सच्चाई थी। अंजलि के कबूलनामे के अनुसार पंडित शर्मा जी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। निर्माण कंपनी द्वारा किराए पर लिए गए लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया था और यातना देने के बाद मार डाला था और आत्महत्या का नाटक करने के लिए शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। मैं सदमे से अवाक रह गई। मुझे अभी भी थोड़ी उम्मीद थी कि पंडित शर्मा जी शायद जीवित हों, लेकिन जब मैंने सुना कि उनकी वास्तव में हत्या कर दी गई है तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। अंजलि ने आगे बताया कि शुरुआत में उसे केवल अपनी सास को समझाने का काम सौंपा गया था, लेकिन वह धीरे धीरे गहरे दलदल में फंसती चली गई। निर्माण कंपनी का निदेशक, जो उसका वरिष्ठ था, उससे और ज़्यादा मांगने लगा और धमकी दी कि अगर उसने इनकार किया तो उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। उसने बताया कि उसे गैस विस्फोट की योजना के बारे में केवल एक दिन पहले पता चला था, इसलिए घबराकर उसने गैस की गंध की जांच करने के लिए कहकर अप्रत्यक्ष चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पता था कि यह पर्याप्त नहीं होगा और आखिरकार उसने गुमनाम रूप से पंडित शर्मा जी को सूचित किया था। अमित ने अविश्वास भरे लहजे में पूछा, तो तुमने अब तक चुप्पी क्यों साधी रखी? तुमने मुझे और माँ को धोखा क्यों दिया? वैसे अंजलि ने अपना सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं डरी हुई थी। मुझे डर था कि वे अमन को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तभी अंजलि ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। उसके अंदर एक छोटा रिकॉर्डर था। अंजलि ने बताया कि उसने भविष्य के लिए निर्माण कंपनी के निदेशक के साथ अपनी बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लिया था। उसने कहा कि शुरुआत में यह खुद को बचाने के लिए था, लेकिन अब वह चाहती है कि इसका इस्तेमाल सच्चाई को उजागर करने के लिए किया जाए। जैसे ही रिकॉर्डर बजा, एक चौंकाने वाली बातचीत सामने आई थी। एक निर्माण कंपनी का कार्यकारी स्पष्ट रूप से हत्या का आदेश दे रहा था। यह कहा गया था कि पंडित शर्मा जी का काम हो गया है और अब कमला देवी की बारी है। यदि आवश्यक हो तो अमन और अंजलि को भी ठिकाने लगाने की धमकी दी गई थी। इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा संगठन था। यह सिर्फ एक निर्माण कंपनी नहीं थी, बल्कि अपराधियों, राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों से जुड़ा एक बड़ा आपराधिक सिंडिकेट था। वे इस तरह के पुनर्विकास परियोजनाओं को पूरे देश में चलाकर भारी मुनाफा कमा रहे थे। वकील अमित ने सावधानी से कहा कि अगर ये रिकॉर्डिंग मिल जाए तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णायक सबूत है, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि हम सभी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। अंजलि ने एक और जानकारी दी। अगले दिन दोपहर को निर्माण कंपनी का अध्यक्ष राजनेताओं के साथ एक गुप्त बैठक करेगा। वहाँ वे इस परियोजना के लाभ को बांटेंगे और अगले लक्ष्य क्षेत्र को तय करेंगे। जगह दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक लग्जरी होटल का स्वीट था। अमन ने अंजलि की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम सच में हमारी तरफ रहोगी? क्या तुम आखिर तक हमारे साथ लड़ पाओगी? अंजलि ने आंसू बहाते हुए सिर हिलाया। उसने कहा कि देर हो गई है, लेकिन अब वह सही चुनाव करना चाहती है। उस रात हमने एक आपातकालीन बैठक की। वकील अमित ने अभियोजन पक्ष में अपने विश्वसनीय जूनियर से संपर्क किया और अमन ने एक न्यायप्रिय पत्रकार के रूप में जाने जाने वाले अपने कॉलेज के दोस्त से संपर्क किया। अंजलि ने निर्माण कंपनी की आंतरिक जानकारी देना जारी रखने का फैसला किया। अगले दिन सुबह हम 2 हिस्सों में बंट गए। वकील अमित और मैं अभियोजन कार्यालय गए और अमन और अंजलि मीडिया कार्यालय गए। हमने अपने सभी सबूतों को एक साथ उजागर करने का फैसला किया था। अभियोजन कार्यालय पहुंचने पर वकील अमित के जूनियर अभियोजक राजेश ने हमारा स्वागत किया। वह 30 के दशक के अंत का एक युवा अभियोजक था, जिसकी न्याय के प्रति प्रतिबद्धता आंखों में साफ दिख रही थी। हमारे द्वारा लाए गए सबूतों की समीक्षा करते हुए अभियोजक राजेश का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। अभियोजक राजेश ने तुरंत एक विशेष जांच दल गठित करने का वादा किया और कहा कि वह आज दोपहर होने वाली गुप्त बैठक पर छापा मारेंगे, लेकिन इसके लिए अदालत के वारंट की आवश्यकता होगी और इस प्रक्रिया में जानकारी लीक होने का खतरा था। तभी अंजलि का फ़ोन आया। उसने घबराए हुए स्वर में कुछ बताया कि निर्माण कंपनी ने हमारी गतिविधियों पर ध्यान दिया है। उसने कहा कि वे
सबूतों को नष्ट करने और भागने की तैयारी कर रहे हैं। स्थिति विकट हो गई थी। अभियोजक राजेश ने तुरंत पुलिस कमांडो बल का समर्थन मांगा और एक आपातकालीन गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन किया। सौभाग्य से सबूत पुख्ता थे, इसलिए न्यायाधीश ने तुरंत वारंट जारी कर दिया। दोपहर 2 बजे होटल स्वीट की ओर जाने वाली अभियोजन और पुलिस की गाड़ियां मैं वकील अमित के साथ थोड़ी दूरी से देख रही थी। मेरा दिल लगभग फट रहा था और मेरे हाथों में पसीना आ रहा था। कमांडो टीम होटल में दाखिल हुई और जल्द ही वॉकी टॉकी से घबराए हुए आवाज़ें आने लगीं। गिरफ्तारी प्रक्रिया के दौरान हिंसक प्रतिरोध हुआ, लेकिन अंततः ये बताया गया कि मौके पर मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक समस्या थी। निर्माण कंपनी का अध्यक्ष मौके पर मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानकारी लीक कर दी थी और वह पहले ही भाग गया था। लेकिन बाकी सभी सह अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए थे और मौके पर भारी मात्रा में सबूत बरामद किए गए थे। उस शाम की खबरें इस घटना से भरी हुई थीं। पुनर्विकास घोटाला उजागर, मौजूदा सांसद गिरफ्तार, हत्याएं करने वाले निर्माण उद्योग के घोटालों जैसी सुर्खियां सभी चैनलों पर छाई हुई थीं। हमारी लड़ाई आखिरकार रंग लाने लगी थी, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ था। भागा हुआ निर्माण कंपनी का अध्यक्ष सबसे बड़ी मछली था और जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती थी। और सबसे बढ़कर पंडित शर्मा जी को सीधे मारने वाले हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए थे। तभी एक और मोड़ आया। निर्माण कंपनी के भीतर से एक व्यक्ति सामने आया जिसने ईमानदारी की घोषणा करने का फैसला किया। एक कर्मचारी जो कंपनी के भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सका, अतिरिक्त सबूत लेकर अभियोजन पक्ष के पास आया था। उस कर्मचारी द्वारा लाई गई चीज़ कंपनी की गुप्त बही खाता थी। इसमें पिछले 10 सालों में देश भर में की गई सभी अवैध गतिविधियां विस्तार से दर्ज थीं। रिश्वत लेने वाले राजनेताओं की सूची, हत्याओं के आदेश का विवरण और यहाँ तक कि मीडिया और अभियोजन पक्ष के भीतर के जासूसों की सूची भी थी। अभियोजक राजेश ने कहा कि इससे जांच का दायरा पूरे देश में फैल जाएगा और उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को गवाह संरक्षण कार्यक्रम के तहत रखा जाएगा। इसका मतलब था कि हमें कुछ समय के लिए सुरक्षित जगह पर रहना होगा। अमन ने मुझसे पूछा कि अब जब चीज़ें कुछ हद तक सुलझ गई हैं तो क्या हमें लड़ाई बंद नहीं कर देनी चाहिए, लेकिन मैंने सिर हिलाया। मुझे लगा कि पंडित शर्मा जी का बदला अभी तक पूरी तरह से नहीं लिया गया है और सबसे बढ़कर हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अंत तक लड़ना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। अंजलि ने धीरे से कहा कि उसके पास एक और जानकारी है। उसने कहा कि वह उस जगह को जानती है जहां निर्माण कंपनी का अध्यक्ष छिपा हो सकता है। अध्यक्ष का एक गुप्त बंगला था जहां आपातकाल के लिए एक गुप्त ठिकाना बनाया गया था। अभियोजक राजेश ने तुरंत कमांडो टीम को उस स्थान पर भेजा और कुछ घंटों बाद आखिरकार अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की खबर मिली। वह विदेश भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हम एक कदम आगे थे। अध्यक्ष के गिरफ्तार होते ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आ गई। उसने सभी अपराध कबूल कर लिए और सह अपराधियों के नाम बताए। उस सूची में ऐसे बड़े नाम शामिल थे जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूर्व मंत्री, बड़े निगमों के प्रमुख और यहाँ तक कि धार्मिक हस्तियाँ भी इसमें शामिल थीं। और आखिरकार पंडित शर्मा जी की हत्या करने वाले सीधे अपराधी भी गिरफ्तार कर लिए गए। वे एक ठेका कंपनी के पेशेवर हत्यारे थे जिन्होंने पहले ही कई हत्याएं कर रखी थीं। उनके कबूलनामे से पंडित शर्मा जी के अंतिम क्षणों का खुलासा हुआ कि उन्होंने अंत तक मुझे बचाने की कोशिश की थी। निर्माण कंपनी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को 1 सप्ताह बीत चुका था। मीडिया इस घटना को लगातार प्रमुखता से कवर कर रहा था और नागरिकों का गुस्सा आसमान छू रहा था। लेकिन हमारे लिए राहत की सांस लेना अभी बहुत जल्द था। बड़े कार्टेल का पलटवार शुरू हो गया था। पहले जनमत की लड़ाई शुरू हुई। एक दिन अचानक इंटरनेट पर अजीबोगरीब पोस्ट दिखने लगे। उनमें लिखा था कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। यहाँ तक कि यह भी दावा करने वाले फर्जी दस्तावेज प्रसारित किए गए कि मुझे मानसिक अस्पताल में भर्ती किया गया था। बेशक ये सब मनगढ़ंत था, लेकिन कई लोगों ने संदेह की निगाह से देखना शुरू कर दिया था। इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि अंजलि पर हमला करने वाला जनमत था।
ये अफवाह फैल गई कि उसने अपनी सास को फंसाने के लिए झूठी गवाही दी थी और बुरी बहू होने के बारे में द्वेषपूर्ण लेखों की बाढ़ आ गई थी जिसने विवाहेतर संबंध बनाए थे। अंजलि इसे सहन नहीं कर सकी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह अत्यधिक तनाव के कारण पैनिक अटैक के लक्षण दिखा रही थी। अमन की कंपनी में भी समस्याएं पैदा हो गईं। अचानक एक बड़े पैमाने पर आयकर जांच शुरू हो गई और यह पाया गया कि अमन द्वारा संभाली गई परियोजना में समस्याएं थीं। बेशक ये जबरन थोपे गए आरोप थे, लेकिन अमन को अंततः कंपनी से निकाल दिया गया। वकील अमित के कार्यालय पर भी दबाव डाला गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अचानक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी और पुरानी घटनाओं को खंगालकर समस्याएं पैदा कर दी। वकील अमित ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे दबाव की उम्मीद थी, लेकिन वह अंत तक लड़ेंगे। सबसे नीच हमला अमन पर किया गया था। जयपुर में स्थानांतरित किए गए अमन के स्कूल में अजीब अफवाहें फैलने लगीं। उनमें कहा गया था कि अमन की दादी एक आग लगाने वाली और उसकी माँ एक मानसिक रोगी थी। बच्चे को स्कूल में अलग थलग करना शुरू कर दिया गया और अंततः उसे दिल्ली लौटना पड़ा। उनके हमले यहीं नहीं रुके। एक दिन हमारे घर पर आयकर जांच हुई। उन्होंने मेरे पति के जीवित रहते समय के कर मुद्दों को उठाया था। ये 10 साल से अधिक पुराना मामला था, लेकिन उन्होंने अचानक करोड़ों रुपए के बकाया भुगतान की मांग की। बेशक मेरे पास इतना पैसा होने का कोई सवाल ही नहीं था। रही सही कसर निर्माण कंपनी ने हमें मुकदमा करके पूरी कर दी। उन्होंने मानहानि और झूठे आरोप के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने विशेष रूप से मुझे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए अदालत में आवेदन भी किया था। यह उनका दावा था कि मुझे मानसिक समस्याएं थीं, कि मैंने मतिभ्रम देखा था और झूठी गवाही दी थी। अभियोजक राजेश पर भी दबाव डाला जाने लगा। वरिष्ठों ने जांच को कम करने का निर्देश दिया और कहा कि कुछ सबूत अवैध रूप से एकत्र किए गए थे, जिससे उन्हें अदालत में स्वीकार न किए जाने की संभावना थी। मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अमित भले ही हताश था, पर हिम्मत नहीं हारी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक एक करके गवाहों ने अपनी गवाही बदलनी शुरू कर दी। जो पड़ोसी पहले हमारे पक्ष में थे, उन्होंने अचानक अपना बयान बदल दिया। कुछ को मोटी रकम देकर खरीद लिया गया था, तो कुछ ने धमकी के डर से चुप्पी साध ली। यहाँ तक कि निर्माण कंपनी के उस कर्मचारी ने भी अपनी गवाही बदल दी जिसने पहले ईमानदारी से बात कही थी। उसने दावा किया कि मानसिक रूप से परेशान होने के कारण उसने झूठी गवाही दी थी और अपने सारे बयान वापस ले लिए। बाद में पता चला कि उसके परिवार को धमकाया गया था। मीडिया का रवैया भी बदलने लगा था। जो पत्रकार पहले हमारी तरफ थे, उन्होंने अलग तरह की खबरें लिखना शुरू कर दिया। ऐसी खबरें आने लगीं कि मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है या सबूत अपर्याप्त है। कुछ मीडिया हाउस तो सीधे विपक्ष के पक्ष में ही खबरें चलाने लगे। अमित लगातार थका हुआ महसूस कर रहा था। नौकरी जाने, अंजलि के साथ बिगड़ते रिश्ते और अमन को तकलीफ में देखकर वह हार मान लेना चाहता था। एक रात वह मेरे पास आया और रोते हुए बोला कि क्या ये सब ज़रूरी है? क्या हम सामान्य जीवन नहीं जी सकते? अंजलि भी अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी वह अत्यधिक चिंता से जूझ रही थी और दवाओं पर थी। उसे लोगों की निगाहों से इतना डर लगता था कि वह बाहर नहीं निकल पाती थी और अमन को देखकर हर बार अपराध बोध से घिर जाती थी। फिर एक दिन पंडित शर्मा जी के दफ्तर में कुछ बदमाशों ने सेंध लगाई। शुक्र है कि पंडित जी वहाँ नहीं थे, लेकिन दफ्तर तहस नहस हो गया था और ज़रूरी दस्तावेज गायब थे। सीसीटीवी भी खराब था और पुलिस इसे सामान्य चोरी का मामला बताकर टालना चाहती थी। हमारे घर में भी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। हर रात अनजाने नंबरों से फ़ोन आते थे और कभी कभी तो हमारे दरवाजे पर मरे हुए जानवरों के शव रख दिए जाते थे। एक बार तो अमन की तस्वीर पर लाल एक्स का निशान लगाकर डाकपेटी में डाल दिया गया। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मुझे ही ज़्यादा प्रतिक्रिया देने वाली कहकर मनोवैज्ञानिक सलाह लेने को कहा। ऐसा लगता था कि उनकी पहुंच पुलिस के अंदर तक हो गई थी। सबसे बड़ा झटका हमें अदालत से लगा। निर्माण कंपनी के मालिक और अन्य मुख्य अपराधी जमानत पर रिहा हो गए। उन्हें भारी जमानत राशि पर छोड़ा गया और ये फैसला दिया गया कि सबूत नष्ट करने या भागने का कोई खतरा नहीं है। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये पहले से तय हो चुका था। मालिक के रिहा होते ही उसने ज़ोरदार मीडिया अभियान शुरू कर दिया।
उसने दावा किया कि वह एक बेगुनाह पीड़ित है और यह सब प्रतिस्पर्धियों की साजिश है। यहाँ तक कि उसने आंसू बहाते हुए अपील की और कुछ लोग उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। फिर उन्होंने और भी चालाकी भरे तरीके अपनाए। उन्होंने अंजलि के अतीत की खुदाई करके उसे मीडिया में लीक कर दिया। कॉलेज के दिनों की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और यहाँ तक कि उसकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरें भी फैलाई गईं। अंजलि पूरी तरह टूट गई और उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। अमित ने अंजलि को बमुश्किल बचाया, लेकिन हालात बद से बदतर हो चुके थे। परिवार बिखर गया था और हमें समर्थन देने वाले सभी लोग हमें छोड़कर चले गए। अमित को भी दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया और मामला एक नए वकील को सौंप दिया गया। नया वकील शुरुआत से ही हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण था। उसने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए केस वापस लेने की धमकी दी और हमें उल्टा झूठे आरोप लगाने का मुकदमा चलाने की धमकी दी। हम पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। यहाँ तक कि मंदिर के सदस्य भी हम पर शक करने लगे थे। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि क्या पंडित शर्मा जी ने सच में आत्महत्या की थी, और ये अफवाह भी फैल गई कि हम मुआवजे के लालच में झूठ बोल रहे हैं। केवल पंडित शर्मा जी की पत्नी ही हम पर विश्वास करती थी, लेकिन उनकी भी दिल की बीमारी बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक रात अमित ने मुझसे कहा कि अब इसे छोड़ दो, वह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा कि अमन के लिए हमें हार मान लेनी चाहिए और शांति से रहना चाहिए। मैं भी डगमगा गई। क्या हम सच में इस लड़ाई में जीत सकते हैं, या अगर हम जीते भी तो हमारे पास क्या बचेगा? लेकिन तभी एक अप्रत्याशित फ़ोन आया। अज्ञात नंबर था, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, एक अजनबी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उसने खुद को निर्माण कंपनी का वित्त टीम का प्रमुख बताया और कहा कि वह अब और अपने अंतरात्मा के बोझ को सहन नहीं कर सकता और वह निर्णायक सबूत देने को तैयार है। फ़ोन करने वाले ने खुद को प्रकाश वित्त प्रमुख बताया। 50 के दशक के शुरुआती दौर में वह निर्माण कंपनी में 20 से ज़्यादा सालों से काम कर रहा एक अनुभवी व्यक्ति था। उसने कांपती आवाज़ में कहा कि वह अब और ऐसी बुराई को चुपचाप नहीं देख सकता। खासकर पंडित शर्मा जी की मृत्यु के बाद से वह सो नहीं पा रहा था। हमने एक गुप्त स्थान पर मिलने का फैसला किया। हम अपनी सावधानी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैं पंडित शर्मा जी के साथ तय स्थान पर गई। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक शांत चाय की दुकान पर प्रकाश वित्त प्रमुख पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था और उसने ठीक से दाढ़ी भी नहीं बनाई थी। उसने मेज़ पर एक मोटा दस्तावेज़ों का पुलिंदा और एक भारी हार्ड ड्राइव रखी। फिर उसने सावधानी से बात शुरू की। उसने कहा कि इसमें कंपनी के सारे भ्रष्टाचार के सबूत हैं, खासकर हत्या सहित गंभीर अपराधों के सबूत। दस्तावेज़ खोलने पर चौंकाने वाली सामग्री सामने आई। मालिक के गुप्त फंड बनाने का विवरण, राजनेताओं को दी गई रिश्वत की सूची और विशेष परियोजना के नाम पर किए गए हत्या के ठेकों के दस्तावेज भी थे। पंडित शर्मा जी का नाम भी उसमें था और मेरा नाम भी था। सबसे चौंकाने वाली बात बाहरी हार्ड ड्राइव में थी। उसमें मालिक के कार्यालय में लगाए गए गुप्त कैमरे का फुटेज था। प्रकाश वित्त प्रमुख ने इसे गुप्त रूप से लगाया था और मालिक के हत्या का आदेश देने का दृश्य स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड था। वीडियो में मालिक ठंडे लहजे में बात कर रहा था। उसने पंडित शर्मा जी को चुपचाप निपटाने का आदेश दिया, आत्महत्या का रूप देने के लिए कहा, लेकिन कोई निशान न छोड़ने पर जोर दिया। और उसने मेरे यानी कमला देवी को भी गैस विस्फोट में निपटाने का आदेश दिया। यहाँ तक कि उसने असफल होने की स्थिति के लिए योजना भी तैयार करने के लिए भी कहा। पंडित शर्मा जी अपनी उत्तेजना छिपा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही सबूत है और इससे उन्हें पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन प्रकाश वित्त प्रमुख ने चिंतित होकर कहा कि कंपनी को उस पर पहले ही शक होने लगा है और समय ज़्यादा नहीं है। प्रकाश वित्त प्रमुख ने एक और जानकारी दी। मालिक अगली रात विदेश भागने की योजना बना रहा था। उसने पहले ही समुद्र पार एक नई पहचान तैयार कर ली थी और एक बार जब वह देश छोड़ देता तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा। हमें समय के खिलाफ दौड़ना था। लेकिन प्रकाश वित्त प्रमुख ने एक और भी चौंकाने वाला सच उजागर किया। अंजलि शुरू से ही एक पीड़ित थी। कंपनी ने अंजलि की कमजोरी का फ़ायदा उठाया था और उसे धमकाया था, और वह कमजोरी अंजलि के पिता का भारी कर्ज था।
कंपनी ने जुए में लगे अरबों रुपए का कर्ज चुकाने की शर्त पर अंजलि को अपने पक्ष में कर लिया था। अंजलि ने शुरू में केवल जानकारी देने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन वह धीरे धीरे गहरे दलदल में फंसती चली गई और अंततः ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां से वह निकल नहीं सकती थी। खासकर उसे अमन को बंधक बनाने की धमकी दी गई थी, इसलिए वह विरोध भी नहीं कर पाई। प्रकाश वित्त प्रमुख ने कबूल किया कि वह भी ऐसी ही स्थिति में था। उसने कहा कि वह कंपनी के भ्रष्टाचार के बारे में जानता था, लेकिन परिवार की सुरक्षा के कारण उसे चुप रहना पड़ा। लेकिन पंडित शर्मा जी की हत्या देखने के बाद वह और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सबूत इकट्ठा किए। हमने तुरंत अमित से संपर्क किया। भले ही उसे स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन वह अभी भी न्याय की भावना से ओतप्रोत था, इसलिए उसने खुशी खुशी मदद करने की पेशकश की। अमित ने विश्वसनीय सहयोगियों को इकट्ठा किया और एक गुप्त जांच टीम बनाई। उस रात हमने एक विस्तृत योजना बनाई। मालिक को भागने से पहले गिरफ्तार करना था और साथ ही अन्य अपराधियों को भी एक साथ पकड़ना था। प्रकाश वित्त प्रमुख ने वास्तविक समय में अंदरूनी जानकारी प्रदान करने का वादा किया और हमने मीडिया, अभियोजन पक्ष और पुलिस को एक साथ सक्रिय करने का फैसला किया। अगली सुबह एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ आया। किसी ने मालिक को हमारी योजना के बारे में बता दिया था। मालिक ने निर्धारित समय से पहले चलना शुरू कर दिया था और जानकारी मिली कि वह हवाई अड्डे की ओर जा रहा है। अमित ने तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी करवाकर हवाई अड्डे की ओर दौड़ लगाई। हम भी उसके पीछे चल पड़े। हवाई अड्डे पर एक रोमांचक पीछा शुरू हुआ। मालिक पहले ही जाली पासपोर्ट के साथ इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी कर चुका था और बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ रहा था। आखिरी पल में अमित और पुलिस अधिकारियों ने मालिक को घेर लिया। मालिक ने विरोध किया, लेकिन अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बैग से कई जाली पासपोर्ट और भारी मात्रा में डॉलर मिले थे। भागने की कोशिश साफ थी, इसलिए इस बार जमानत मिलना नामुमकिन था। मीडिया उमड़ पड़ा और अध्यक्ष की गिरफ्तारी का दृश्य सीधा प्रसारण किया गया। उसी समय देश भर से सह अपराधियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। राजनेता, सरकारी अधिकारी और यहाँ तक कि स्थानीय गुंडे भी एक एक करके पकड़े गए। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। पकड़े गए गुंडों में से एक ने कबूल करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसने खुद पंडित शर्मा जी की हत्या की थी और इस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी कर लिया था। यह उसने अपनी सुरक्षा के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब उसने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ उगल दिया। उस रिकॉर्डिंग में भयावह बातें थीं। रिकॉर्डिंग में था कि पंडित शर्मा जी ने अंत तक मेरी रक्षा करने की कोशिश की थी। उन्होंने उनसे मुझे चोट न पहुंचाने की गुहार लगाई थी। पंडित जी के आखिरी शब्द थे, भगवान सब देख रहा है। ये सुनकर मैं टूट गई थी, लेकिन यह रिकॉर्डिंग एक निर्णायक सबूत बन गई। अब कोई बहाना नहीं बचा था। अध्यक्ष और सभी सह अपराधियों पर हत्या का आरोप लगाया गया और आजीवन कारावास की मांग की गई। मुकदमा शुरू हुआ। अमित के वित्त प्रबंधक ने गवाह के रूप में कदम रखा और कंपनी के सभी भ्रष्टाचारों का एक एक करके खुलासा किया। उसकी साहसी गवाही के कारण सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई। अदालत नाराज नागरिकों से खचाखच भरी थी और मीडिया हर दिन इस मामले की रिपोर्ट कर रहा था। अंजलि भी गवाह के रूप में सामने आई। उसने आंसू बहाते हुए अपनी गलती स्वीकार की और साथ ही धमकी भरी परिस्थितियों का भी वर्णन किया। उसने गवाही दी कि उसे अपने पिता के कर्ज, अमन को धमकाने और लगातार निगरानी व नियंत्रण से जूझना पड़ा था। अभियोजक ने अंजलि के लिए नरमी बरतने का अनुरोध किया। भले ही वह सह अपराधी थी, लेकिन उसे धमकाया गया था और उसने निर्णायक क्षण में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी। इस बात को स्वीकार किया गया। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया और उसे निलंबित सज़ा सुनाई। अमित और अंजलि ने एक दूसरे को माफ़ करने का फैसला किया। वे पूरी तरह से पहले जैसे नहीं हो सकते थे, लेकिन अमन के लिए उन्होंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। घाव गहरे थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि समय के साथ वे भर जाएंगे। अमित के वित्त प्रबंधक को मुखबिर सुरक्षा कार्यक्रम में रखा गया। उसकी बहादुरी के कारण कई लोगों को न्याय मिला और सच्चाई की जीत हुई। हमने उसे तहे दिल से धन्यवाद दिया और अंततः फैसला सुनाया गया। अध्यक्ष को आजीवन कारावास और मुख्य सह अपराधियों को 10 साल से अधिक की कठोर सज़ा सुनाई गई। हत्यारों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई थी। अदालत में फैसला पढ़ते समय मैंने पंडित शर्मा जी की तस्वीर को कसकर पकड़ लिया और आंसू बहाए। लगता था कि आखिरकार पंडित जी की आत्मा को शांति मिल गई थी।
थी। फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने जांच का पूरी तरह से विस्तार किया। सहायक वकील फिर से मामले के प्रभारी बन गए और एक विशेष जांच मुख्यालय का गठन किया गया। अमित के वित्त प्रबंधक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पूरे देश में एक व्यापक जांच जाल बिछाया गया। सबसे पहले छापेमारी और तलाशी शुरू हुई। निर्माण कंपनी के मुख्यालय के साथ साथ संबंधित राजनेताओं के कार्यालयों और सरकारी अधिकारियों के घरों में भी एक साथ छापेमारी की गई। सुबह 6 बजे सैकड़ों अभियोजक और पुलिस अधिकारी एक साथ हरकत में आए। निर्माण कंपनी के मुख्यालय से कल्पना से परे सबूत मिले। तिजोरी में विभिन्न भ्रष्टाचार के दस्तावेज भरे हुए थे और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव से वे फाइलें बरामद की गईं जिन्हें हटा दिया गया था। खासकर चौंकाने वाली बात उन्मूलन लक्ष्य सूची थी। देश के विभिन्न हिस्सों से पुनर्विकास का विरोध करने वाले निवासियों के नाम बड़े करीने से लिखे हुए थे और उनमें से कई को पहले ही निपटारा के रूप में चिह्नित किया गया था। नगर निगम के पुनर्विकास विभाग में भी भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। यह उजागर हुआ कि सरकारी अधिकारियों को निर्माण कंपनी से नियमित रूप से रिश्वत मिली थी और बदले में उन्होंने अवैध प्रशासनिक प्रक्रियाएं की थीं। यहाँ तक कि यह भी पता चला कि निवासियों की व्यक्तिगत जानकारी अवैध रूप से निर्माण कंपनी को सौंपी गई थी। सांसदों के कार्यालयों में और भी चौंकाने वाली चीज़ें मिलीं। पुनर्विकास परियोजना की मंजूरी के बदले में अरबों रुपये प्राप्त करने और उस पैसे से संपत्ति खरीदने के सबूत मिले। यहाँ तक कि विदेशी शैल कंपनियों के माध्यम से पैसे को सफ़ेद करने के निशान भी पाए गए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामले का पैमाना तेज़ी से बढ़ता गया। ये केवल एक क्षेत्रीय पुनर्विकास भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी संगठित अपराध था। एक विशाल कार्टेल मौजूद था जिसे निर्माण माफिया कहा जा सकता था और उन्होंने कई वर्षों से निर्दोष नागरिकों को परेशान किया था। मीडिया ने हर दिन इस मामले को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में कवर किया। निर्माण माफिया की सच्चाई, पुनर्विकास की काली छाया और जान बनाम लाभ जैसे शीर्षकों ने अखबारों के पहले पन्नों को सजाया। नागरिकों का गुस्सा आसमान छू गया और देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। इसी बीच अन्य मुखबिर भी सामने आने लगे। निर्माण कंपनी के कर्मचारियों, नगर निगम के अधिकारियों और यहाँ तक कि ठेका श्रमिकों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, ये कहते हुए कि वे अब ऐसे आपराधिक संगठन का हिस्सा नहीं रहना चाहते थे। विशेष रूप से उल्लेखनीय गवाही एक ठेका कर्मचारी की थी। उसने खुलासा किया कि पिछले 5 वर्षों में देश भर में हुई कई रहस्यमयी गैस विस्फोट की घटनाएं सुनियोजित अपराध थीं। यह पुनर्विकास का विरोध करने वाले निवासियों को खत्म करने के लिए एक संगठित हत्या थी। अभियोजन पक्ष ने तुरंत पुराने मामलों की फिर से जांच शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आत्महत्या के रूप में निपटाए गए कई मामले और दुर्घटना के रूप में समाप्त किए गए कई मामले वास्तव में हत्याएं थीं। पीड़ित परिवार रोते रहे और सच्चाई सामने लाने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। राजनीति में भी हंगामा मच गया। कई सांसद गिरफ्तार हुए और कुछ ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नगर निगम और स्थानीय निकायों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी गिरफ्तार हुए। कार्यकारी शाखा ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक आपातकालीन टास्क फोर्स का गठन किया। अदालतों ने हर दिन गिरफ्तारी वारंट जारी किए। 1 महीने के भीतर 100 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। जेलें कम पड़ने लगी थीं। उन्होंने एक दूसरे पर दोष मढ़ने और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने ठोस थे कि भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और अंत में हमारे पड़ोस में पुनर्विकास परियोजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। भूमि और परिवहन मंत्रालय ने भ्रष्टाचार से ग्रस्त इस परियोजना को तुरंत रद्द कर दिया और सभी संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। निवासियों ने जयकार की और सड़कों पर उत्सव का माहौल था। इसके अलावा सरकार ने देश भर की सभी पुनर्विकास परियोजनाओं की पूरी जांच करने का फैसला किया। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार पाया गया, वहां तुरंत परियोजना को रोक दिया गया और जिम्मेदार लोगों को दंडित किया गया। पुनर्विकास से संबंधित कानूनों में भी बड़े पैमाने पर संशोधन किए गए, जिससे निवासियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। हमारे पड़ोस में शांति लौट आई। विस्फोट में घर गंवाने वाली मुझे सरकार और स्थानीय अधिकारियों से विशेष सहायता मिली और मैं एक नया घर बना सकी।
पड़ोसियों ने भी मुझे एक हीरो की तरह माना। उन्होंने मेरी जान जोखिम में डालकर लड़ने के लिए धन्यवाद दिया, जिससे पड़ोस को बचाया जा सका। पंडित शर्मा जी को भी फिर से सराहा गया। वह सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक धर्मी व्यक्ति थे जिसने न्याय के लिए अपनी जान दी थी। मंदिर में पंडित जी की याद में एक विशेष प्रार्थना सेवा आयोजित की गई और नगर निगम ने उन्हें मानद नागरिक घोषित किया। पंडित जी के नाम पर एक छोटा सा पार्क भी बनाया गया था। उनकी धर्मपत्नी ने धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ किया। उन्होंने कहा कि उनके पति की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई और उनके बलिदान से कई लोगों को बचाया गया, जिससे उन्हें सांत्वना मिली। मैं और उनकी धर्मपत्नी अक्सर मिलते और पंडित जी को याद करते हुए समय बिताते थे। अभियोजन पक्ष की जांच जारी रही। निर्माण माफिया की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ने के लिए एक विशेष कानून भी बनाया गया था। परिसीमन अवधि को बढ़ाया गया और दंड की गंभीरता को भी बहुत मजबूत किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पीड़ितों को उचित मुआवजा सुनिश्चित किया गया। मुकदमा जारी रहा। अध्यक्ष और मुख्य अपराधियों को पहले ही कठोर सज़ा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन बाकी सह अपराधियों का मुकदमा चल रहा था। हर बार अदालत पीड़ित परिवारों से भरी होती थी और उनके आंसू और गुस्सा अदालत को भर देते थे। सहायक वकील को इस मामले में उनके योगदान के लिए पदोन्नत किया गया। उसने आंसू बहाते हुए कहा कि उसे यह साबित करने में खुशी है कि न्याय जीवित है, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए अंत तक प्रयास करेगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। एडवोकेट वर्मा को भी एक बड़ा पुरस्कार मिला। भारतीय बार एसोसिएशन ने उन्हें न्याय के वकील पुरस्कार से सम्मानित किया और कई नागरिक संगठनों ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट किए। एडवोकेट वर्मा ने शांत भाव से कहा कि उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया है, एक कानूनी पेशेवर के रूप में। अमित के वित्त प्रबंधक ने एक नया जीवन शुरू किया। उन्हें पहचान सुरक्षा मिली और उन्होंने दूसरे क्षेत्र में शांति से रहना शुरू किया, लेकिन उनकी बहादुरी कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी। सरकार ने उन्हें धर्मी नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया और उन्हें इनाम भी दिया। देश भर से इसी तरह के पीड़ित लोगों ने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमारी लड़ाई से हिम्मत मिली है। वे भी सच्चाई को सामने लाने के लिए अब और चुप नहीं रहूंगी, विरोध करूंगी। न्याय की लहर पूरे देश में फैलने लगी थी। मीडिया ने इस घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू कर दी थी। हमारी कहानी से बहुत से लोगों को सच्चाई का पता चला और उनमें जागरूकता आई। खासकर पंडित शर्मा जी का बलिदान कई दिलों को छू गया। अमित को नई नौकरी मिल गई थी। इस घटना से उसकी ईमानदारी और हिम्मत की चर्चा हुई, जिससे कई कंपनियों ने उसे नौकरी के प्रस्ताव दिए थे। उसने एक सामाजिक संस्था में काम करना शुरू किया, जहां वह ज़रूरतमंदों की मदद करता था। अंजलि भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जख्म गहरे थे, पर परिवार के प्यार और साथ से वह फिर से उठ खड़ी हुई थी। सबसे बढ़कर अमन ने अपनी माँ को माफ़ करके गले लगाया, जिससे उसे बहुत हिम्मत मिली और आखिरकार सारे मुकदमे ख़त्म हो गए। अपराधियों को कानून ने सज़ा दी और पीड़ितों को उचित मुआवजा मिला। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि इस घटना के बाद दिल्ली का पुनर्निर्माण सिस्टम पूरी तरह से बदल गया था। अब कमज़ोर आम लोग विकास के नाम पर बलि का बकरा नहीं बनेंगे। इसके लिए नए नियम बनाए गए थे। मुकदमे ख़त्म हुए 1 साल बीत चुका था। 2025 की हल्की सर्दियों में मैं अपने नए छोटे से फ्लैट की बालकनी में गमलों में पानी डाल रही थी। पंडित शर्मा जी को पसंद आने वाले गेंदे के फूल खिले हुए थे। उन फूलों को देखकर मुझे पिछला समय याद आ गया। आज एक ख़ास दिन था। पंडित शर्मा जी की पहली बरसी थी। सुबह से ही मंदिर में लोग इकट्ठा होने लगे थे। मंदिर के श्रद्धालुओं के अलावा आसपास के लोग और यहाँ तक कि दूसरे शहरों से भी लोग पंडित जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। बरसी के कार्यक्रम स्थल के दरवाजे पर नेक इंसान पंडित शर्मा जी को नमन का बैनर लगा हुआ था। पंडित जी की तस्वीर के पास सरकार द्वारा दिया गया नागरिक सम्मान रखा हुआ था। पंडित शर्मा जी की पत्नी शांति देवी काली साड़ी में चुपचाप बैठी थीं। 1 साल पहले से वे थोड़ी कमज़ोर लग रही थीं, पर उनकी आंखों में शांति थी। मैं शांति देवी जी के पास बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोली, पंडित जी स्वर्ग से ज़रूर खुश होंगे। न्याय की जीत देखकर उन्हें बहुत संतोष होगा। मैंने भी सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछे। बरसी का कार्यक्रम शुरू हुआ।
सबसे पहले पंडित जी के जीवन पर आधारित एक वीडियो दिखाया गया। जवानी से लेकर रिटायरमेंट तक हमेशा कमज़ोरों का साथ देने वाले पंडित जी के जीवन की झलकियाँ पर्दे पर थीं। खासकर जब वे पुनर्निर्माण का विरोध करते हुए लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे तो कई लोगों की आंखें नम हो गईं। सरकारी वकील श्रीमान गुप्ता ने श्रद्धांजलि भाषण दिया। उन्होंने बताया कि पंडित जी का बलिदान कितना मायने रखता है और उनकी वजह से कितने लोगों को राहत मिली। उन्होंने कसम खाई कि वे पंडित जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। वकील श्रीमती दास ने भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भले ही उनका पंडित जी से कम समय का साथ रहा हो, पर उनकी हिम्मत और निष्ठा से वे बहुत प्रभावित थीं। उन्होंने अफसोस जताया कि एक वकील होने के नाते वे पंडित जी जैसे लोगों की रक्षा नहीं कर पाईं और वादा किया कि वे आगे से कमज़ोरों की ज़्यादा सक्रियता से मदद करेंगी। मैं भी माइक के सामने खड़ी हुई। कांपती आवाज़ में मैंने बोलना शुरू किया। मैंने उस रात के बारे में बताया जब पंडित जी ने मुझे बचाया था और बाद में मुझे उनके बलिदान के बारे में पता चला था। मैंने कहा कि अगर पंडित जी न होते तो मैं, मेरा परिवार और हमारा पूरा इलाका ख़त्म हो गया होता। बरसी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम सब पंडित जी की याद में बने स्मारक उद्यान की ओर चल पड़े। पिछले साल नगर निगम द्वारा बनाया गया यह उद्यान अब लोगों के लिए शांति का ठिकाना बन गया था। उद्यान के बीच में पंडित जी की प्रतिमा लगी हुई थी और उसके नीचे उनका पसंदीदा वाक्य लिखा था, न्याय नदी की तरह बहता है। उद्यान में एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंदिर के भजन गायक मंडली ने पंडित जी के पसंदीदा भजन गाए और आसपास के बच्चों ने भी अपनी तैयारी की हुई प्रस्तुति दी। अमन भी अपने दोस्तों के साथ मंच पर आया। बच्चों की साफ आवाज़ें हल्की सर्दी की हवा में गूंज उठीं। संगीत कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग छोटे छोटे समूहों में बांटकर बातें कर रहे थे। पुनर्निर्माण योजना रद्द होने के बाद से इलाके में क्या बदलाव आए थे, वे एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे और खुश थे। काफ़ी समय बाद इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। तभी बैंक के वित्त प्रबंधक श्रीमान वर्मा चुपचाप मेरे पास आए। सुरक्षा कारणों से वे सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं आ सकते थे, पर पंडित जी को श्रद्धांजलि देने के लिए गुपचुप तरीके से आए थे। उन्होंने पंडित जी की प्रतिमा के सामने काफ़ी देर तक मौन धारण किया और फिर मुझसे कहा, पंडित जी की वजह से ही मुझे भी हिम्मत मिली। अब मैं गर्व से जी रहा हूँ। अमित और अंजलि भी साथ थे। 1 साल के दौरान उनके रिश्ते में भी काफ़ी सुधार आया था। भले ही वे पूरी तरह से पहले जैसे नहीं हो पाए थे, पर वे एक दूसरे को समझने और माफ़ करने की नई शुरुआत कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि वे अमन के लिए प्रयास कर रहे थे। अंजलि मेरे पास आई और घुटनों के बल बैठ गई और सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि भले ही उसे धमकाया गया था, पर अपनी कमज़ोरी की वजह से उसने बड़ी गलती की थी और वह जीवन भर इस अपराध बोध के साथ रहेगी। मैंने अंजलि को उठाया और गले लगा लिया। मैंने कहा कि मैंने उसे पहले ही माफ़ कर दिया है और अब हम परिवार के रूप में एक नई शुरुआत करते हैं। अमन, जो अब 10 साल का हो गया था, उसने अपनी दादी को कसकर गले लगाया। बच्चा बोला कि दादी ने हमारे परिवार को बचाया है। वे एक हीरो हैं और वे भी बड़ा होकर दादी की तरह न्यायप्रिय इंसान बनेगा। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। बरसी के कार्यक्रम के बाद एक नई पहल शुरू हुई। पुनर्निर्माण पीड़ितों की सहायता नागरिक मंच नामक एक संगठन बनाया गया। इसका उद्देश्य पूरे देश में ऐसे ही पीड़ितों की मदद करना और अन्यायपूर्ण विकास परियोजनाओं के खिलाफ लड़ना था। पहली बैठक में उम्मीद से ज़्यादा लोग आए। केवल दिल्ली से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी कई लोग आए थे। उन सभी का दर्द एक जैसा था। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने विकास के नाम पर अपने घर खो दिए थे या जिन्हें धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ा था। मैंने अपने अनुभव साझा किए। मैंने विस्तार से बताया कि हमने कैसे लड़ाई लड़ी, क्या मुश्किलें आईं और हम कैसे जीते। वकील श्रीमती दास कानूनी सलाह देने आईं और सरकारी वकील श्रीमान गुप्ता ने जांच प्रक्रिया में ज़रूरी सुझाव दिए। नागरिक मंच तेज़ी से बढ़ा। देश भर में इसकी शाखाएं खुल गईं और सदस्यों की संख्या हज़ारों में पहुंच गई। हमने अन्यायपूर्ण पुनर्निर्माण का विरोध करने वाले लोगों का समर्थन किया और कभी कभी सीधे मौके पर जाकर प्रदर्शन भी किया। मीडिया ने भी हमारी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। सरकार भी हरकत में आई। संसद में पंडित शर्मा विशेष कानून नामक एक बिल पारित हुआ। इसमें पुनर्निर्माण प्रक्रिया में निवासियों के अधिकारों की रक्षा, जबरन बेदखली पर रोक और उचित मुआवजे का प्रावधान था। साथ ही पुनर्निर्माण से जुड़े अपराधों के लिए सज़ा भी
काफ़ी बढ़ा दी गई। मैंने पूरे देश में व्याख्यान दिए, विश्वविद्यालय, नागरिक संगठन, धार्मिक संगठन, कई जगहों से मुझे निमंत्रण आए। मैंने अपनी कहानी सुनाई और न्याय के महत्व पर जोर दिया। खासकर मैंने युवाओं को अन्याय पर चुप न रहने और हिम्मत दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक कॉलेज के व्याख्यान में एक छात्र ने पूछा, इतना बड़ा बलिदान देकर लड़ने लायक था क्या? मैंने बिना झिझक के जवाब दिया, हाँ, न्याय के लिए लड़ाई हमेशा मायने रखती है। खासकर पंडित शर्मा जी जैसे इंसान के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते थे। समय के साथ हमारे इलाके में भी नए बदलाव आने लगे। बिना सोचे समझे पुनर्निर्माण के बजाय शहरी नवीनीकरण परियोजनाएं शुरू हुईं। निवासियों की राय का पूरा ध्यान रखा गया और विकास इस तरह से किया गया कि मूल निवासी वहीं रह सकें। पुरानी इमारतों का नवीनीकरण हुआ और पार्क व सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए। इलाके के लोग और भी एकजुट हो गए थे। साथ मिलकर मिली जीत के अनुभव ने हमें एक कर दिया था। हर महीने मोहल्ले में कार्यक्रम होते थे और एक दूसरे की मदद ज़्यादा होने लगी थी। एक सच्चा समुदाय बन गया था। शांति देवी जी ने पंडित जी की इच्छा पूरी करते हुए एक छात्रवृत्ति संस्था बनाई। यह संस्था उन युवाओं को समर्थन देती थी जो मुश्किल हालात में भी न्याय की राह पर चलना चाहते थे। पहले छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं में पुनर्निर्माण से प्रभावित परिवारों के बच्चे चुने गए। उम्मीद थी कि वे बड़े होकर समाज में न्याय स्थापित करने वाले योग्य नागरिक बनेंगे। अमित सामाजिक संस्था में शानदार काम कर रहा था। उसने पुनर्निर्माण प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के लिए किराए के घर की योजना को सफलतापूर्वक लागू किया और इस काम के लिए उसे सामाजिक योगदान पुरस्कार मिला। उसने अपने पुरस्कार भाषण में कहा कि उसने अपनी माँ की हिम्मत से सीखा है और वह आगे भी वंचित लोगों के लिए काम करता रहेगा। अंजलि भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उस दिन से मैंने एक नई जिंदगी शुरू की। मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर एक सामाजिक संस्था से जुड़ गई। अपने मार्केटिंग के अनुभव का इस्तेमाल करके मैंने उन सामाजिक आंदोलनों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अपने पुराने गलतियों के लिए प्रायश्चित करते हुए मैंने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे मेरी पहचान बनने लगी। मेरा पोता अमन अब बड़ा और स्वस्थ हो रहा था। उसने भले ही एक बड़ा सदमा झेला था, लेकिन परिवार के प्यार और देखरेख से वह उबर गया। जब भी उससे पूछा जाता कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, उसका जवाब हमेशा एक ही होता। वह कहता कि बड़ा होकर वह वकील या जज बनेगा ताकि बुरे लोगों को सज़ा दिला सके और भले लोगों की मदद कर सके। साल 2026 की बसंत ऋतु में आखिरकार सभी अपीलों की सुनवाई पूरी हो गई। उच्चतम न्यायालय ने निचले अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अपराधियों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस बड़े आदमी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और बाकी सबको भी जेल जाना पड़ा। यह न्याय की पूरी तरह से जीत थी। यह खबर सुनकर मैं तुरंत पंडित शर्मा जी के समाधि पर गई। मैंने उनके समाधि शिला के सामने, जो उन्हें बहुत पसंद थी, एक बोतल दही छाछ रखी और उनसे बात की। मैंने कहा, पंडित जी, सब कुछ खत्म हो गया है। आपकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। न्याय की जीत हुई है। हवा चली और पेड़ों के पत्ते सरसराहट करने लगे, मानो पंडित जी खुद जवाब दे रहे हों। हमारी सामाजिक संस्था अब एक राष्ट्रीय संगठन बन चुकी थी। हमने अपनी निगरानी बंद नहीं की। हम लगातार देखते रहे ताकि कहीं फिर से भ्रष्टाचार और अन्याय न फैले और कोई भी कमज़ोर इंसान पीड़ित न हो। और जब भी कोई समस्या आती, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते। मैंने 74 साल की उम्र में एक नई ज़िंदगी शुरू की थी। मैं सिर्फ एक दादी माँ नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक वक्ता और न्याय की रखवाली बन चुकी थी। कभी कभी मुश्किलें आती, लेकिन मुझे हमेशा संतोष और गर्व महसूस होता था। एक दिन एक पत्रकार मुझसे इंटरव्यू लेने आया। उसने पूछा कि पिछले 2 सालों की लड़ाई में मुझे क्या महसूस हुआ। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, शुरू में मैं बस अपनी जान बचाने के लिए लड़ी थी, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ मेरी व्यक्तिगत नहीं बल्कि हम सब की थी। अन्याय के खिलाफ लड़ना, मुझे लगता है कि यह हम इंसानों का सबसे ज़रूरी कर्तव्य है। पत्रकार ने फिर पूछा कि क्या मैं पंडित शर्मा जी को कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, पंडित जी, हमने यह कर दिखाया। आपने अपनी जान देकर जिस न्याय की रक्षा की थी, हमने उसे हासिल कर लिया है। अब आप शांति से आराम करें और ऊपर से हमें देखते रहें। हम आपके दिखाए रास्ते पर चलकर अंत तक लड़ते रहेंगे। सूरज ढलने वाली शाम को मैं घर लौट आई।
जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अमन दौड़कर आया और मेरे गले लग गया। अमित और अंजलि रात का खाना बना रहे थे। ये एक साधारण पर प्यार भरा पारिवारिक दृश्य था। हम सब खाने की मेज़ पर बैठे और बातें करते हुए खाना खाया। अमन ने स्कूल की बातें सुनाई, अमित ने अपने ऑफिस के काम के बारे में बताया और अंजलि ने अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। हमें अब पता था कि यह साधारण दिनचर्या कितनी अनमोल थी। खिड़की से बाहर दिखने वाला मोहल्ले का नज़ारा भी शांत था। बच्चे गली में खेल रहे थे और बड़े बुजुर्ग चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। पुनर्निर्माण के तूफानी दौर के बाद असली ज़िंदगी ने फिर से अपनी जड़ें जमा ली थीं। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, इस भीषण लड़ाई के बाद मुझे सबसे अनमोल चीज़ जो मिली वह यह साधारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। मैंने सब कुछ खोने का खतरा उठाया था, लेकिन आखिर में मैंने बहुत कुछ पा लिया। परिवार का महत्व, पड़ोसियों का अपनापन और न्याय की शक्ति। पंडित शर्मा जी, आपकी कुर्बानी की वजह से हम जिंदा हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी विरासत है जो आपने हमारे लिए छोड़ी है। मैंने अपने जीवन से यह साबित किया कि ज़िंदगी की मुश्किलें कभी कभी सबसे खूबसूरत मोड़ बन सकती हैं। न्याय अपने आप नहीं मिलता, किसी को अपनी जान दांव पर लगाकर इसकी रक्षा करनी पड़ती है और हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम उस न्याय की रक्षा करें। खिड़की से पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, मानो पंडित शर्मा जी आसमान से हमें देख रहे हों। मैंने चुपचाप प्रार्थना की, इस धरती पर फिर कभी ऐसी त्रासदी न हो, सभी लोग शांति से जी सकें। और आखिर में एक और प्रार्थना की, हमारी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि उन्हें अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ने की हिम्मत मिले, क्योंकि हमने खुद अनुभव किया है कि एक इंसान की हिम्मत दुनिया बदल सकती है। न्याय एक नदी की तरह बहता रहेगा और सार्वजनिक भलाई कभी न सूखने वाले झरने की तरह। जैसा कि पंडित जी ने कहा था,